यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। बूम! एक विशाल और दुनिया को हिला देने वाला धमाका गूंज उठा, जबकि पूरा गुप्त ड्रैगन मैदान हिंसक रूप से कांपने लगा। आग की अनगिनत लपटें और बिजली की धाराएं अचानक चारों ओर फैल गईं। देखते ही देखते वे मंच की सीमाओं तक पहुंच गईं और प्रकाश के सुरक्षा घेरे से जोर से टकराईं। बूम! मंच को घेरे हुए प्रकाश के घेरे पर तुरंत घनी दरारें दिखाई देने लगीं और फिर आसपास के सभी लोगों की हैरान निगाहों के सामने वह पूरा प्रकाश घेरा टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गया। लपटें और बिजली चारों ओर फैलती रहीं, जिससे दर्शक स्तब्ध रह गए। ठीक इसी समय निशांत और धर्मेश वहां प्रकट हुए। उन्होंने अपने दाहिने हाथ हल्के से लहराए और आग की लपटें व बिजली तुरंत शून्य में विलीन हो गईं। अब तुम्हें पछतावा हो रहा है ना? निशांत ने अचानक कहा। भले ही उसकी प्राकृतिक प्रतिभा उस छोटी लड़की नाजिन जितनी असाधारण न हो, लेकिन वह पूरे महाद्वीप में शीर्ष पर है। अब तुमने उसकी वास्तविक युद्ध शक्ति भी देख ली है, तो क्या तुम्हें अपने फैसले पर अब पछतावा है? धर्मेश की पलकें झपकीं, फिर उसने ठंडी आवाज में फुफकारते हुए कहा, तो क्या हुआ? उसकी ताकत और प्राकृतिक प्रतिभा वास्तव में बुरी नहीं है, लेकिन लाव्य और उस छोटी लड़की की तुलना में वे काफी कम हैं। अगर वह लाव्य को हराने में सक्षम होता है, तो मैं उसे अपने निर्मधारा संप्रदाय में शामिल होने का एक मौका दे सकता हूं। निशांत ने अपना सिर हिलाया। निर्मधारा संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख ने वास्तव में यहाँ एक अभिमानी और अहंकारी व्यक्ति को भेजा था। क्या यह बूढ़ा व्यक्ति यह नहीं देख सकता कि इस बच्चे को 9th रैंक संप्रदायों की कोई परवाह नहीं है? वास्तव में निशांत को भी अपने दिल में थोड़ा पछतावा महसूस हुआ, क्योंकि उसने देखा था कि आरव वास्तव में एक अच्छा बीज था। भले ही आरव की ताकत लाव्य और नाजिन से कम हो सकती है, लेकिन आरव की क्षमता बहुत बड़ी थी। आखिरकार आरव दक्षिणी क्षेत्र जैसी जगह से था जहां साधना तकनीकें और युद्ध तकनीकें तुलनात्मक रूप से निम्न स्तर की थीं। अगर उसे किसी बड़े संप्रदाय का मार्गदर्शन और पोषण मिला होता, तो भले ही वह तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज जैसा असाधारण विशेषज्ञ न बन पाता, लेकिन वह निश्चित रूप से एक ऐसा तलवार साधक बनने में सक्षम होता जिसने इतिहास में अपना नाम छोड़ दिया हो। हालांकि आरव का जीवनकाल बहुत छोटा था, और यहाँ तक कि उन जैसे बूढ़े लोग भी अपनी उम्र बढ़ाने वाले खजानों को प्राप्त करने के लिए पागल हो जाते थे। निशांत ने हल्की आह भरी और फिर अपनी निगाह मंच की ओर घुमाई। मंच पूरी तरह अस्तव्यस्त था। मंच के ऊपर आसमान में आग की एक लपट और बैंगनी बिजली का एक बोल्ट आमने सामने थे। दूसरी ओर आरव और लाव्य उन जगहों पर नहीं थे जहां वे टकराव से पहले खड़े थे। वे मंच के किनारे जमीन पर पड़े थे। अपने अत्यंत दुर्जेय शारीरिक शरीर और भयानक ताकत के बावजूद उनके लिए नरक, अग्नि और वज्रप्रलय की भयानक शक्ति को पूरी तरह से अनदेखा करना असंभव था। लगभग 15 मिनट बीतने के बाद दोनों एक ही समय में हिलने लगे और फिर धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े हो गए। उनके शरीर अत्यंत शक्तिशाली थे, इसलिए हालांकि नरक, अग्नि और वज्रप्रलय के बीच टकराव के बाद के झटके ने उन्हें प्रभावित किया था, लेकिन इसने उन्हें कोई गंभीर शारीरिक क्षति नहीं पहुंचाई थी। स्वाइश! ठीक इसी क्षण हवा के चीरने की आवाज गूंजी और फिर लाव्य की छाती पर अचानक गहरे लाल रंग का एक निशान दिखाई दिया। आसपास के दर्शक इस दृश्य को देखकर दंग रह गए, लेकिन आरव ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। अभी खड़े होने के बाद उसने अदृश्य तलवार को नियंत्रित करने और लाव्य पर हमला करने के लिए तलवार नियंत्रण तकनीक का उपयोग किया था। उसका हमला सफल रहा था, लेकिन लाव्य की छाती के सामने की त्वचा को छेदने के बाद तलवार 1 इंच भी गहरी नहीं जा सकी। जैसे ही उसने अपनी छाती पर उस लाल निशान को देखा,
लाव्य के शांत चेहरे पर अचानक एक क्रूर अभिव्यक्ति आ गई। उसने अपने दाहिने हाथ से इशारा किया और वज्रप्रलय तुरंत बिजली के एक बोल्ट में बदल गई जो उसके सिर में समा गई। एक ही पल में उसके चारों ओर बिजली की धाराएं दिखाई देने लगीं और फिर वह चिल्लाया और उसने अपना दाहिना घूंसा आरव की दिशा में दे मारा। ऐसा लगा जैसे लाव्य के भीतर से बैंगनी बिजली का एक विशाल अजगर हिंसक रूप से निकला हो और वह एक भयानक आभा के साथ आरव की ओर तेजी से बढ़ा। आरव ने इसे देखकर लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने मन में एक आदेश दिया और फिर नरक अग्नि उसके सामने प्रकट हुई। उसके बाद उसके एक और आदेश के साथ नरक अग्नि विस्फोटित हो गई और वह आग की एक लहर में बदल गई जो बैंगनी बिजली की ओर बढ़ी। बूम! वे टकराए और फिर एक और विशाल विस्फोट हुआ। ठीक इसी समय आरव अचानक अपनी जगह से गायब हो गया और जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह लाव्य के पीछे था। एक ठंडी चमक चमकी और ड्रैगनबोन लाव्य की गर्दन तक पहुंच गई। हालांकि उसकी तलवार की नोक अभी लाव्य की त्वचा के संपर्क में भी नहीं आई थी कि अचानक बिजली की एक धारा ने आरव पर प्रहार किया, जिससे आरव तुरंत 15 मीटर दूर जा गिरा। आरव की आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं क्योंकि उसने लाव्य को देखा जो बिजली के जाल में ढका हुआ लग रहा था। उसकी वज्रप्रलय को नियंत्रित करने की क्षमता मेरी नरक अग्नि को नियंत्रित करने की क्षमता से कहीं अधिक है। आरव, कहने की जरूरत नहीं है कि मैंने अतीत में तुम्हें वास्तव में कम करके आंका था। मैंने मूल रूप से सोचा था कि वज्रप्रलय तुम्हारे साथ निपटने के लिए काफी होगी, लेकिन मैं गलत था। चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हें कम नहीं आंकूंगा। लाव्य धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसके चारों ओर बिजली के महीन बोल्ट लगातार चमक रहे थे और उसकी प्रभावशाली आभा दुनिया में उतरे बिजली के देवता की तरह चौंकाने वाली थी। लाव्य आरव से 30 मीटर की दूरी पर पहुंचकर रुक गया। एक पल की खामोशी के बाद लाव्य की आकृति अचानक विस्फोटक गति से आगे बढ़ी। वह बिजली के बोल्ट की तरह था जो तुरंत आरव के सामने पहुंच गया। आरव ने अपनी भौहें सिकोड़ी और अपनी तलवार पर पकड़ मजबूत कर ली। वह हमला करने ही वाला था कि लाव्य की आंखों में क्रूरता की एक चमक कौंधी और फिर लाव्य ने कहा, विस्फोट। जैसे ही उसने बोला, बिजली का एक जाल तुरंत लाव्य के भीतर से निकला और उसने आरव और उसे घेर लिया। आरव ने अपने हाथ में ड्रैगनबोन पकड़ी हुई थी और वह बिजली के जाल के भीतर खड़ा था। उसकी आभा अपनी चरम सीमा तक केंद्रित थी। वह अपनी तलवार के एक वार से जाल को नष्ट करने ही वाला था कि अचानक लाव्य के भीतर से एक अत्यंत काली ऊर्जा की धारा निकली। काली ऊर्जा बहुत तेजी से चली और तुरंत आरव के शरीर में प्रवेश कर गई। आरव की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका शरीर वहीं जड़ हो गया। साथ ही उसके हाथ, गर्दन और चेहरा तुरंत काले पड़ गए। इसके अलावा उसके शरीर के भीतर जहां जहां से वह काली ऊर्जा गुजरी, वह हिस्सा भी तुरंत कोयले जैसा काला हो गया। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। बिजली का जाल हट गया और दर्शक उसके भीतर के दृश्य को देखकर दंग रह गए। क्या आरव बस ऐसे ही मर गया? नाजिन ने आरव की हालत देखकर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसने संक्षेप में विचार किया और फिर कहा, मृत्यु ऊर्जा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह पूरी तरह से अमानवीय चीज दुनिया में फिर से प्रकट होगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी आंखों में पहली बार गंभीरता की एक झलक दिखाई दी। मृत्यु ऊर्जा क्या थी? जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो शरीर के भीतर की जीवन शक्ति मृत्यु ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यह मृत्यु ऊर्जा शरीर में कुछ समय तक रहती है और फिर दुनिया में विलीन हो जाती है।
यह अत्यंत भयानक थी क्योंकि यह सीधे तौर पर व्यक्ति की जीवन शक्ति को समाप्त कर सकती थी। इसके अलावा गूढ़ ऊर्जा और तकनीकें इसके विरुद्ध बेकार थीं, क्योंकि तकनीकी रूप से यह ऊर्जा का कोई सामान्य रूप नहीं था। मृत्यु ऊर्जा पर नियंत्रण पाना बेहद कठिन था क्योंकि जरा सी गलती व्यक्ति को ही खत्म कर सकती थी। क्योंकि अब तक महाद्वीप पर ऐसी कोई चीज नहीं थी जो मृत्यु ऊर्जा का प्रतिरोध कर सके। नाजिन ने आरव की गहरी काली आंखों को देखते हुए अपना सिर थोड़ा हिलाया। एक बार जब मृत्यु ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर जाती है तो संतस्तर का विशेषज्ञ भी आरव को नहीं बचा सकता। कितना दुखद है। एक और व्यक्ति जो मुझे सुखद आश्चर्य दे सकता था वह चला गया। धर्मेश ने ठंडी आवाज में कहा, एक बार जब मृत्यु ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर गई है तो हमारे लिए भी उसे बचाना असंभव है। यह अच्छा ही हुआ। वैसे भी वह लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाता। चूंकि मृत्यु तो देरसबेर आनी ही थी, इसे एक प्रकार की मुक्ति माना जा सकता है। निशांत ने यह सुनकर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। यह व्यक्ति वास्तव में बहुत संकीर्ण दिमाग का है। लेकिन उसने कुछ सच भी कहा था। आरव को बचाना उसके लिए भी असंभव था। यहाँ तक कि वे भी मृत्यु ऊर्जा से बहुत डरते थे क्योंकि कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि कोई प्राकृतिक खजाना भी नहीं। लेकिन लाव्य ने इस मृत्यु ऊर्जा को कैसे साधा? गहरी सोच के एक पल के बाद निशांत की निगाह लाव्य की पकड़ में मौजूद विशाल लेखनी पर पड़ी और फिर उसके चेहरे पर एहसास के भाव आ गए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह शायद धर्मविधान ग्रंथ और धर्मलेखनी है, क्योंकि केवल ये दो खजाने ही हाल ही में मरे हुए व्यक्ति से मृत्यु ऊर्जा निकालने में सक्षम हैं। लेकिन वे लाव्य के हाथों में कैसे आए? आखिरकार वे तो सालों पहले नेदर देव द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य खजाने थे। लाव्य ने उदासीनता से आरव की ओर देखा, फिर उसने अपनी हथेली पलटी और वहां धर्मविधान ग्रंथ प्रकट हो गया। उसने इसे दूसरे पन्ने पर खोला और आरव का नाम दूसरे पन्ने की पहली पंक्ति में लिखा था। लाव्य ने आरव के नाम की ओर धर्मलेखनी को नीचे ले जाने में जरा भी संकोच नहीं किया। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक इसी क्षण अचानक एक अप्रत्याशित घटना घटी। आरव की काली आंखों की गहराई से अचानक बैंगनी प्रकाश की एक किरण चमकी और फिर आरव का शरीर अचानक सामान्य हो गया। उसी समय उसकी आकृति उस स्थान से गायब हो गई और लाव्य के सामने जा पहुंची, जो धर्मविधान ग्रंथ से आरव का नाम मिटाने ही वाला था। तभी बिजली की तरह एक रोशनी चमकी और उसकी तलवार सीधे लाव्य के गले की ओर बढ़ी। लाव्य के चेहरे के हाव भाव हिंसक रूप से बदल गए और उसकी आंखों में आश्चर्य की एक लहर दौड़ गई। वह इसलिए आश्चर्यचकित नहीं था कि आरव की तलवार उसके गले के पास पहुंच गई थी, बल्कि वह इसलिए दंग था क्योंकि आरव पूरी तरह ठीक था। अतीत में भी आरव उसकी मृत्यु ऊर्जा से प्रभावित हुआ था, लेकिन उस समय उसने केवल एक अंश का उपयोग किया था और वह शुद्ध भी नहीं थी। लेकिन अब उसने अपनी सारी मृत्यु ऊर्जा लगा दी थी और उसे दृढ़ विश्वास था कि एक शिखर आत्मिक स्तर का विशेषज्ञ भी इससे निश्चित रूप से मर जाएगा। फिर भी आरव बिल्कुल ठीक था। आरव स्वाभाविक रूप से ठीक था। वह मृत्यु ऊर्जा वास्तव में बहुत भयानक थी, लेकिन क्या यह उस सूक्ष्म भंवर जितनी भयानक हो सकती थी जो उसके पास था? जैसे ही वह काली ऊर्जा उसके शरीर में प्रविष्ट हुई, सूक्ष्म भंवर ने हल्का बैंगनी गूढ़ ऊर्जा उत्सर्जित की और जैसे ही मृत्यु ऊर्जा उस बैंगनी ऊर्जा के संपर्क में आई, वह उबलते तेल में गिरी बर्फ की तरह तुरंत पिघल गई। आरव खुद भी बेहद हैरान था, क्योंकि जब लाव्य द्वारा छोड़ी गई वह काली ऊर्जा उसकी बैंगनी गूढ़ ऊर्जा से टकराई तो ऐसा लगा मानो काली ऊर्जा को उसका काल मिल गया हो और वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाई।
हालांकि यह सब वह नहीं था जिसके बारे में उसे अभी सोचना चाहिए था। अभी महत्वपूर्ण मामला उस व्यक्ति से निपटना था जिसने शिवरों को मारा था। बेशक भले ही वह शिवरों के लिए न होता, फिर भी वह लाव्य को मार देता क्योंकि उनके बीच की दुश्मनी बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी। खनक आरव लाव्य को चौंकाने में सफल रहा और आसपास के सभी दर्शकों ने देखा कि उसकी तलवार ने लाव्य के गले पर वार किया। हालांकि ऐसा लगा जैसे उसने कठोर लोहे पर प्रहार किया हो और धातु के टकराने की आवाज गूंज उठी। आरव ने भौहें सिकोड़ी। जब उसने अपनी दृष्टि केंद्रित की तो उसने देखा कि लाव्य की गर्दन पर अचानक सुनहरे शल्क की एक परत दिखाई दी थी। ठीक इसी क्षण लाव्य ने आरव की तलवार पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मेरा शारीरिक शरीर वायुक से भी अधिक मजबूत है। नाजिन के अलावा आत्मोन्नति स्तर के नीचे ऐसा कौन है जो मेरे शरीर की रक्षा कवच को भेदने में सक्षम हो? क्या ऐसा है? आरव के मुंह के कोनों पर एक क्रूर मुस्कान उभरी और फिर उसने अपने तलवार क्षेत्र का उपयोग किया। अगले ही क्षण लाव्य की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी आंखें सदमे और विस्मय से भर गईं। वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और दर्शकों ने एक सरसराहट सुनी क्योंकि आरव के हाथ की तलवार ने लाव्य के गले के आर पार छेद कर दिया था। आरव ने अपनी तलवार बाहर निकाली और ताजे खून की एक धारा फूट पड़ी। चुने हुए महापुरुष इस बीच मैदान के नीचे से कुछ 100 नकाबपोश आकृतियां अचानक कराह उठीं और फिर वे गुप्त ड्रैगन मंच की ओर झपटे। हालांकि वे मंच तक पहुंच भी नहीं पाए थे कि हवा के एक तेज झोंके ने उन्हें उड़ा दिया। लाव्य अभी मरा नहीं था। वह टकटकी लगाकर आरव को देख रहा था और कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके गले से लगातार खून बह रहा था, इसलिए वह कुछ भी बोलने में असमर्थ था। जब उसने देखा कि लाव्य अभी मरा नहीं है तो आरव उसकी जीवन लीला समाप्त करने ही वाला था कि तभी वज्रबादल बिजली अचानक आरव की ओर बढ़ी। आरव यह देखकर ठंडी हंसी हंसा और उसकी आकृति तुरंत उसके सामने पहुंच गई, इससे पहले कि उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसे अपनी हथेली में पकड़ लिया। एक पल में उससे तीव्र बिजली निकली जिससे आरव का पूरा शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा और उसके बाल खड़े हो गए। आरव की आंखों में पागलपन की एक झलक चमकी और फिर उसने अपना मुंह खोला और सीधे उसे अपने मुंह में रखकर निगल लिया। आरव स्वाभाविक रूप से उसे अभी वश में करने नहीं जा रहा था। वह इतना सक्षम नहीं था। उसने बस उसे सूक्ष्म भंवर में रख लिया था। बेशक वह केवल कोशिश कर रहा था। भले ही ऐसा करना बेहद खतरनाक था, लेकिन वह इसे हासिल करने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे सूक्ष्म भंवर की क्षमता पर पूरा भरोसा था। निश्चित रूप से जो बिजली कुछ क्षण पहले तक हिंसक थी, वह सूक्ष्म भंवर में प्रवेश करते ही शांत हो गई और वह सूक्ष्म भंवर के भीतर बेचैनी से घूमने लगी। आरव यह दृश्य देखकर प्रसन्न हुआ और उसने राहत की सांस ली। इसके बजाय दर्शक हक्का बक्का रह गए। आरव ने उस भयानक प्राकृतिक खजाने को बस ऐसे ही निगल लिया। उसने बस उसे निगल लिया। वह एक प्राकृतिक खजाना है। यहां तक कि निशांत और धर्मेश ने भी इस समय भौहें सिकोड़ लीं और उनकी आंखों में चौंकने और उलझन के भाव थे। आरव ने यह कैसे किया? आरव ने दर्शकों की हैरान नजरों की परवाह नहीं की और उसने लाव्य की ओर देखा जो अभी तक मरा नहीं था और कहा, अब तुम मर सकते हो। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, आरव हमला करने ही वाला था। लेकिन ठीक इसी समय एक सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत लाव्य के सामने प्रकट हुई। आरव की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि उसने वास्तव में ध्यान नहीं दिया था कि वह यहाँ कैसे आई। इस बूढ़ी औरत की ताकत निश्चित रूप से निशांत और धर्मेश के बराबर है।
उसकी आंखों में दुख की एक लहर दौड़ गई जब उसने लाव्य को देखा जिसके गले से अभी भी खून बह रहा था। उसने अपनी उंगली चलाई और हरे रंग की रोशनी की एक किरण लाव्य के शरीर में प्रवेश कर गई। एक ही पल में लाव्य के गले के घाव धीरे धीरे भरने लगे। बूढ़ी औरत लाव्य के पास गई और फिर उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसका सिर सहलाया और कहा, मैंने तुमसे कहा था कि दुश्मन का सामना करते समय तुम्हें कभी भी लापरवाह नहीं होना चाहिए, लेकिन तुमने कभी नहीं सुना। तुम्हें लगा कि तुम अपने साथियों में अजय हो। अब तुमने नुकसान सहा है। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, उसने अपनी हथेली से थोड़ा जोर लगाया और फिर लाव्य की आंखें तुरंत बंद हो गईं। बूढ़ी औरत आरव की ओर मुड़ी। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, बुरा नहीं है, जैसा कि तलवार सम्राट से उम्मीद थी। तुम इतनी कम उम्र में ही तलवार मार्ग में इतनी उपलब्धियां हासिल कर चुके हो। तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे कई साल पहले तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज थे। तो यह बुजुर्ग अपने कनिष्ठ का बदला लेने आई है? आरव ठंडी हंसी हंसा और चुप रहा। हालांकि उसके मुंह के कोनों पर मौजूद उपहास बिल्कुल भी छिपा नहीं था। इस बीच निशांत भी मैदान में आ गया था। उसने एक जटिल भाव के साथ आरव पर नजर डाली और मन ही मन एक हल्की आह भरी। उसके बाद उसने बूढ़ी औरत की ओर देखा और कहा, आप अर्धदैत्य जाति की वरिष्ठ रक्तांबरा हैं, है ना? बूढ़ी औरत ने धीरे से सिर हिलाया और फिर उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर एक मुस्कान उभरी और उसने कहा, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि इंसानों में कोई मुझे पहचान पाएगा, जबकि मैं सैकड़ों सालों से एकांत में रह रही हूँ। इसके अलावा तुम भी राजसिंहासन स्तर में कदम रख चुके हो, इसलिए खुद को कनिष्ठ समझने की जरूरत नहीं है। ये शब्द सुनकर निशांत की आंखों में कड़वाहट का भाव आ गया। यह मूल रूप से उसका महज एक अनुमान था और उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में वही सर्वोच्च विशेषज्ञ होगी जिसने 1000 साल पहले मध्य क्षेत्र को चौंका दिया था। भले ही वे दोनों राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ थे, लेकिन निशांत स्पष्ट रूप से जानता था कि वह उसका मुकाबला करने के करीब भी नहीं था। यह कहा जाना चाहिए कि पूरे महाद्वीप में मुट्ठी भर से ज्यादा लोग नहीं थे जो उसे मजबूती से दबा सकें। आखिरकार इस बूढ़ी औरत ने अतीत में 3 राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञों को मार डाला था। वह एक सच्ची ओल्ड मॉन्स्टर थी। यदि संभव होता तो वह वास्तव में उसके साथ दुश्मन बनने को तैयार नहीं होता। दुर्भाग्य से उसने सार्वजनिक रूप से नियमों को तोड़ा था। इसलिए यदि उसने इसके बारे में कुछ नहीं कहा तो यह वह और उसका संप्रदाय होगा जिसकी प्रतिष्ठा धूमिल होगी। वह इस मामले में अपनी नाक नहीं कटने दे सकता था। निशांत ने अपना सिर हिलाया और कहा, वरिष्ठ रक्तांबरा, आपको गुप्त ड्रैगन रैंकिंग के नियमों के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा करना उन नियमों का उल्लंघन है। बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन वह मेरा पोता है। मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकती। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, उसने आरव की ओर देखा और कहा, क्या तुम उसे इस बार छोड़ दोगे? जब तक तुम उसे नहीं मारते, तब तक उसे बचाना नियमों का उल्लंघन नहीं होगा। इस तरह हर कोई खुश रहेगा। ठीक है। जब उसने यह सुना तो निशांत ने भी आरव की ओर देखा। वह गलत नहीं थी। यदि आरव लाव्य को बख्शने के लिए सहमत हो जाता तो उसे बचाकर वह नियमों को नहीं तोड़ती। भले ही उसने पहले ही नियम तोड़ दिए थे, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था। आखिरकार उसकी ताकत सभी के सामने स्पष्ट थी, जबकि आरव के पास किसी विशेषज्ञ का समर्थन नहीं था। आरव नीचे की ओर देख रहा था, जबकि उसकी आंखों की गहराई में भयानक हत्या की भावना लगातार उमड़ रही थी। भले ही वह उससे ऐसे बात कर रही थी जैसे वह उसके साथ चर्चा कर रही हो, लेकिन आरव उसके पीछे छिपे धमकी भरे स्वर को कैसे नहीं पहचान सकता था।
हर कोई खुश रहेगा, आप सब खुश रहेंगे, लेकिन मेरा क्या? शिवरों का क्या? हमारी खुशी का क्या? आरव ने अपने दिल में उमड़ती हत्या की भावना को जबरन दबाया और फिर उसने बूढ़ी औरत की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया और मुस्कुराया। वरिष्ठ बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन कनिष्ठ ने आपके पोते से इतनी देर तक लड़ाई की है और मेरा शरीर कम से कम 100 घावों से ढका है। वरिष्ठ को कम से कम मेरे उपचार का खर्च तो देना ही चाहिए, है ना? इस तरह हर कोई वास्तव में खुश होगा। आप क्या सोचती हैं, वरिष्ठ? इन शब्दों को बोलने के बाद आरव ने अपने दिल में लाचारी की एक बहुत मजबूत भावना महसूस की। यदि संभव होता तो वह अपनी तलवार के एक ही वार से उन दोनों को मार देना चाहता। दुर्भाग्य से उसके पास ऐसा करने की शक्ति नहीं थी। एक तलवार साधक झुकने के बजाय टूटना पसंद करेगा, लेकिन यह अवसर पर निर्भर करता था। यदि वह अभी झुकने के बजाय टूटना चुनता तो वह वास्तव में मर जाता, क्योंकि उस बूढ़ी औरत के लिए उसे मारना बेहद आसान था। जहां तक गुप्त ड्रैगन रैंकिंग के नियमों की बात थी, आरव उनके प्रति तिरस्कार से भरा हुआ था। आखिरकार बूढ़ी औरत ने स्पष्ट रूप से पहले ही नियम तोड़ दिए थे, लेकिन निशांत ने उसके खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की हिम्मत तक नहीं की। आरव की बात सुनकर निशांत की आंखों में प्रशंसा की एक चमक उभरी और उसने मन ही मन कहा, कम से कम वह बड़े मुद्दों को समझने में सक्षम है। साथ ही उसने अपने दिल में राहत की सांस ली। आखिरकार अगर आरव समझौता करने से इनकार कर देता तो वह मुसीबत में पड़ जाता। बूढ़ी औरत के हाथ जो उसकी लंबी आस्तीन के नीचे छिपे थे, यह सुनकर धीरे धीरे ढीले हो गए और फिर उसने कहा, उपचार का खर्च? बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।